इन दिनों योग की पूरे विश्व में धूम है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन में कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो या अन्य मुद्दे हों, उसे हम योग के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। वर्ल्ड योगा डे मनाने की बात हो रही है। अब 140 देशों का एंडोर्समेंट भी आया है और योग पर बात करने के लिए आपको अगर पूरे विश्व में कहीं आना होगा तो वो है बिहार के मुंगेर। और स्वामी निरंजनानंद सरस्वती हमारे साथ हैं, जो शायद वर्ल्ड में इनसे बड़ा योग पर एक्सपर्ट अभी शायद लिविंग लीजेंड कोई नहीं होगा। स्वामी जी, योग पर एक बार फिर से फोकस आया है। जी हाँ। क्या आपको लग रहा है कि आप लोग इतने दिनों से योग का आंदोलन चला रहे थे, कभी आपने सोचा था कि ये दिन भी आएगा, और इसे आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? ये तो हम लोगों की प्रतीक्षा थी, क्योंकि पिछले 50 वर्षों से यहाँ पर हम लोग योग प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं और हम लोगों की ये प्रतीक्षा थी कि कभी न कभी इसको एक विश्व की मान्यता प्राप्त होगी। और इस रूप में जो हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, हमारे विचार से वो एक बहुत ही अच्छा प्रथम चरण है और हम लोग जो भी जिस तरीके से उनका सहयोग दे सकते हैं अवश्य देंगे। नहीं, लेकिन ये बताइए कि वर्ल्ड योगा डे मनाने की बात हो रही थी, तो क्या अभी वर्ल्ड योगा डे की जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है क्या योग में? पहले तो नहीं था, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से अमेरिका में प्रत्येक जनवरी को वो लोग शहरों को बंद करके सड़कों में योगाभ्यास करते हैं। तो एक परंपरा तो वहां से शुरू हुई है और अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो बात कही है, तो हमको तो अच्छा लगता है कि एक विश्व योग दिवस मनाया जाए, जिससे आदमी को मालूम पड़े, व्यक्ति को मालूम पड़े कि अपने प्रति संवेदनशीलता, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता के द्वारा हम अपने जीवन को कायम रख सकते हैं और उत्तम बना सकते हैं। ये वर्ल्ड योगा डे ये कब हो सकता है आपके हिसाब से, कब हो सकता है? क्योंकि इसका रोड मैप कोई नहीं जानता है। इसका रोड मैप कोई नहीं है, लेकिन पिछले 2007 से हम लोग 25 दिसंबर को योग दिवस मनाते हैं और उसको योग पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन हमारे गुरु स्वामी सत्यानंद जी का जन्म हुआ था और पूर्णिमा का दिन था। तो उनके जन्म दिवस को हम लोग योग पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। और आधुनिक संदर्भ में अगर कोई कहा जाए कि विश्व में योग का प्रचार किसने किया है, तो उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम हमारे गुरु स्वामी सत्यानंद जी का रहेगा। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए, कंफ्यूजन है, हम लोग लेमैन हैं, कुछ नहीं जानते योग है क्या? ये आर्ट है, साइंस है, रिलीजन है, क्या है ये? योग एक जीवन पद्धति है। भले ही लोग इसको धर्म का, भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का एक अंग माने, लेकिन जो योग को जानते हैं वो मानते हैं कि यह एक संस्कृति है, जिसके द्वारा हम जीवन के सभी कर्मों को उत्तम बना सकते हैं। और पूर्व काल में तो साधु लोग इसका अभ्यास किया करते थे। समाज में लोग मानते थे कि ये मोक्ष के लिए, आत्मज्ञान के लिए अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन हमारे परम गुरु स्वामी शिवानंद जी ने कहा कि योग का उद्देश्य मनुष्य की प्रतिभाओं को विकसित करने का होना चाहिए, और एक बार जब मनुष्य की प्रतिभाएं विकसित हो जाती हैं तो फिर उसके लिए सुख, शांति या मोक्ष दूर नहीं है। और इस संदर्भ में आज हम योग को एक जीवन विद्या के रूप में मानते हैं, जिसके द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति को। योग कौन करता है? ये हिंदू करते हैं, मुस्लिम करते हैं, क्रिश्चियन? क्योंकि जब भी योग की बात आती है तो खासकर इस्लाम में देखा जाता है कि इसका कोई कंसेप्ट नहीं। जब आप सूर्य नमस्कार की बात करेंगे काफी रेजिस्टेंस आता है। तो योग का रिलीजन क्या है? योग का कोई रिलीजन नहीं है। 1971 में हमने एक अनुसंधान किया था पाश्चात्य संस्कृतियों में, और दक्षिण अमेरिका में उत्तर विलायत में हमने पाया था योग के अवशेष मूर्ति रूप में, साहित्य रूप में और यंत्र रूप में। और उनसे हमको ये अंदाज हुआ कि एक समय योग एक विश्वव्यापी संस्कृति रही थी, लेकिन किसी कारणवश, चाहे युद्धों के चलते, आक्रमणों के चलते या प्राकृतिक विपदाओं के चलते, योग का अभ्यास दूसरी सभ्यताओं में कम हुआ और भारत में इसको सुरक्षित रखा गया। योग के गुरु कौन है? स्वामी शिवानंद हैं, स्वामी सत्यानंद हैं, पातंजलि हैं? देखिए, योग को हम 3 भागों में देख सकते हैं। एक जो इसका पूर्व काल रहा है, पूर्व काल में
भगवान शिव योग के प्रणेता माने गए हैं और उनके साथ भगवान दत्तात्रेय और गुरु गोरखनाथ, गुरु मत्स्येंद्रनाथ आदि का नाम आता है। फिर योग का दूसरा काल आता है मध्यकालीन योग और उसमें पातंजलि, घेरंड, स्वात्माराम आदि का नाम आता है, जिनकी योग शिक्षा आज हम संसार में प्रसारित कर रहे हैं। और आधुनिक संदर्भ में योग के क्षेत्र में स्वामी शिवानंद जी, स्वामी सत्यानंद जी, परमहंस योगानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी आदि का नाम आता है, जिनके द्वारा इस आधुनिक संदर्भ में योग विद्या को जागृत किया गया, उजागर किया गया। नहीं, लेकिन योग जो है मास लेवल पे क्यों नहीं हो पाया? मास लेवल पे जैसे हम मुंगेर भी आते हैं तो मुंगेर आश्रम का गेट हमेशा बंद रहता है। मतलब मेरा ये कहना है कि आम लोगों के बीच में जितना इसका फैलाव या प्रचार या प्रसार होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो पाया? आम लोगों के बीच इसका प्रचार होता है। आश्रम में हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है और आपके या पत्रकारों के इंटरव्यू से अधिक मात्रा में अगर लोग आते हैं तो उनको हम झेल भी नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोग हमेशा ये कार्यक्रम बनाते हैं कि आश्रम में अपने जो सत्र चलते हैं वो तो चलते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ देहातों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरों में, राज्यों में जा करके हम लोग ये हम अभी मुंगेर योगाश्रम के जो मेन बिल्डिंग है, सर इस बिल्डिंग का क्या इतिहास है? कैसे यहाँ पर ये कैसे शुरुआत हुई ये बताइए। जब सबसे पहले 1975 में यहाँ पर हम लोग आए थे तो इस स्थान पर एक प्राचीन खंडहर था और फिर सरकार से अनुमति लेकर के यहाँ पर इस योगाश्रम का निर्माण हुआ और इसके पीछे हमारे गुरुजी का ही विजन रहा था कि किस प्रकार हम योग को आधुनिक जीवन के लिए उपयोगी बना सके और जो योगाभ्यासी आते हैं उनको उचित सुविधा प्रदान कर सके ताकि आराम से रह करके वे योगाभ्यास कर सकते हैं। सर एक चीज बताइए, मुंगेर जो है, मुंगेर को ही क्यों चुना? मुंगेर क्योंकि मुंगेर 3 चीजों के लिए फेमस है, एक सिगरेट, आईटीसी, दूसरा गन फैक्ट्री और साथ साथ इलीगल गन फैक्ट्री और तीसरा योगा। मुंगेर ही क्यों? सन्यासियों में एक परंपरा है, नियम है कि जब गुरुजी अपने शरीर को छोड़ते हैं तो जो सन्यासी जहां है वहीं पर ही वो अपने आप को स्थापित करता है। तो जब हमारे परम गुरु स्वामी शिवानंद जी ने अपना समाधि ग्रहण किया तब उस समय हमारे गुरु स्वामी सत्यानंद जी मुंगेर में थे, तो सन्यास परंपरा के अनुसार उनको मुंगेर में ही अपना आसन जमाना पड़ा। फिर डेवलप करना कितना मुश्किल था, क्योंकि ये जो इलाका है काफी बदनाम भी रहा है, काफी मतलब किस तरीके के रेजिस्टेंस आया, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कोई भी संस्था को बनाना। देखिए हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे कि बिहार के लोग सोए हुए हनुमान हैं, उनको केवल बतलाने की आवश्यकता है कि तुम में यह प्रतिभा है, क्षमता है, एक जामवंत की आवश्यकता है। और जब शुरू में स्वामी जी यहाँ आए थे तो निश्चित रूप से लोग उनको जानते नहीं थे, तो दूरी थी और लोग समझे भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर आश्रम का योग का कार्य होने लगा और लोग स्वामी जी को जाने लगे, बड़ी मात्रा में आकर के सभी ने सहयोग दिया, तो उनका ये कथन सत्य साबित हुआ कि बिहार के लोग सोए हुए हनुमान हैं। लेकिन बिहार में अभी भी योग का जो प्रचार या प्रसार होता है वो उतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता। वो ऐसा क्यों है? मतलब बिहारियों में उतनी ज्यादा जिज्ञासा या उत्सुकता नहीं है, या आपके पास उतने साधन नहीं थे? नहीं, बिहारियों में बहुत ही उत्सुकता है, बहुत ही रुचि है सब जानने की, समझने की, लेकिन हम लोगों के हाथ थोड़े सीमित हो जाते हैं क्योंकि शिक्षकों का निरंतर अभाव रहता है और जो भी शिक्षक यहाँ पर तैयार होते हैं उनको दूसरे लोग अपने प्रतिष्ठानों में बुला लेते हैं या अपने केंद्रों में बुला करके इनके द्वारा योग का प्रशिक्षण करवाते हैं। तो जो सामान्य प्रशिक्षण होना चाहिए हमारे राज्य में, उसको अभी हम पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास जारी है। बिहार योगा को, खासकर मुंगेर की डिग्री को इतने टफ क्यों माना जाता है? टफ इसलिए मानते क्योंकि यहाँ पर यौगिक अनुशासन को जीना पड़ता है। हम लोग उस पक्ष में नहीं कि आप 1 घंटा यहाँ पर आए,
योग सीखें और बाहर जाकर के दारू शराब सिगरेट सब शुरू हो, तो उसमें आप योग संस्कृति को क्या आत्मसात किए हैं? जब आप यहाँ पर रहिएगा और एक वातावरण में रहिएगा और सवेरे से संध्या तक आपका एक दिनचर्या है और एक अनुशासन है, व्यवस्था है, जब आप उसके अंतर्गत रह करके अपना योग साधना सीखिएगा, कीजिएगा, तो उसका फायदा निश्चित रूप से अधिक होता है। नहीं स्वामी जी, एक चीज ये बताइए कि आजकल योग की बहुत सारी स्कूल्स हैं, जैसे स्वामी रामदेव का है, काफी पॉपुलर है। स्वामी रामदेव टीवी पे आते हैं। और अयंगार जी का अयंगार योगा है, आपका अपना बिहार स्कूल ऑफ योगा है। ये तीनों अगर हम देखें तो कितना भिन्न है और कितना एक दूसरे में समानता है? देखिए, भिन्नता तो अप्रोच में होती ही है, क्योंकि अयंगार साहब मुख्य रूप से हठ योग का प्रचार किए हैं और रामदेव जी भी मुख्य रूप से हठ योग का प्रचार किए हैं, जिसमें आसन प्राणायाम प्रमुख है। लेकिन बिहार योग विद्यालय एक अंग का प्रचार नहीं कर रहा है योग का, बल्कि समग्र योग का प्रचार कर रहा है, क्योंकि हम लोग ये मान करके चलते हैं कि योग का संबंध मनुष्य जीवन से है और मनुष्य के प्रतिभाओं का विकास उससे होना है। इसलिए हम लोगों का जो योग का कार्यक्रम है उसमें आसन, प्राणायाम, हठ योग, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, क्रिया योग सभी का समावेश होता है, ताकि हम अपने व्यक्तित्व के सभी आयामों को योग के माध्यम से स्पर्श कर सकें। नहीं सर, जनरली योगा हम समझते हैं कि ये आसन और प्राणायाम का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ। ये कितना हद तक सच है, कितना हद तक गलत है? आसन योग में केवल दशांश है, बाकी योग के 90 अंश आसन नहीं है। तो क्या है? तो प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, कुंडलिनी है, चक्र है, क्रिया योग है। ये सब क्या है? ये राजयोग, हठ योग, ये क्योंकि ये सब क्या है? देखिए, इसमें सबसे पहले योग की शुरुआत होती है हठ योग से, जिसमें हम आसन प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर के स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब शरीर स्वस्थ हो जाता है तब फिर हम प्रवेश करते हैं राजयोग में। राजयोग में मन, तनाव, चिंता, परेशानी को संभालने की विधि बतलाई जाती है। और जब हम अपने मन के चंचलता को शांत कर लेते हैं और विश्राम की स्थिति को प्राप्त करते हैं, मन में आराम की स्थिति आती है, तब फिर हम जाकर के प्रवेश करते हैं क्रिया योग में। और क्रिया योग हमारी अधोगामी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है और क्रिया योग के माध्यम से हम शरीर के सुषुप्त ऊर्जा केंद्रों को जागृत कर पाते हैं, जिसको लोग कहते हैं कुंडलिनी। तो स्वामी सत्यानंद जी ने योग के इन 3 क्रमों का प्रचार यहाँ पर किया। आरंभ करना है हठ योग से, फिर आना है राजयोग में और फिर योग का अंतिम अभ्यास होता है क्रिया योग में। तो मुख्य रूप से इन 3 योगों का क्रमबद्ध प्रशिक्षण यहाँ इस आश्रम में दिए जाते हैं। सर, यहाँ पे एक कोर्स है संन्यास ट्रेनिंग, और जो कि 3 सालों का कोर्स होता है। हम यही समझते हैं कि संन्यास अगर आपने ले लिया तो उसके बाद आप मतलब जीवन से आप मुक्त हो गए, आप जो चाहे वो करें, एकांतवास करें। ये संन्यास ट्रेनिंग क्या है? संन्यास के 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है विरक्ति और एक पक्ष होता है आध्यात्मिक चेतना की प्राप्ति। तो विरक्त संन्यास जो हैं इस आश्रम में, जिनको विधि पूर्वक संन्यास की दीक्षा दी गई है और जो संन्यास परंपरा का पालन करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 6-7 ही हैं। और बाकी लोग जो आते हैं यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए, वो संन्यास के द्वारा हम अपने जीवन में आध्यात्मिक चेतना को कैसे जागृत करें, ये सीखने आते हैं। और यहाँ पर उनको योग, आसन, प्राणायाम, योग की विभिन्न क्रियाओं से, अध्यात्म के विभिन्न आयामों से उनको ले जाया जाता है, ताकि वो लोग समझ सकें कि अध्यात्म को हम अपने भौतिक जीवन से कैसे समन्वय करके बाहर संसार में अपना कार्य कर सकते हैं। मतलब आप संन्यास ट्रेनिंग करने के बाद भी आप ऑफिस में काम कर सकते हैं? निश्चित रूप से, फैमिली के साथ रह सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रशिक्षण है कि एक सन्यासी का जीवन किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार के विचार होने चाहिए, किस प्रकार का लक्ष्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ये जब आप जान लेते हैं, उसके बाद फिर आप स्वतंत्र हैं, वापस जा करके अपने घर परिवार में
इस प्रकार का जीवन जिए, समाज में अपना कार्य भी करें और एक साधु का जीवन जी सकें। सर, एक आदमी, एक इंसान जो है, एक लेमैन है, उसके लिए कौन सा योग जरूरी है, ये कौन डिसाइड करेगा और वो कहाँ करेगा, ये कैसे तय होगा? ये बहुत बड़ा, ये मतलब हर आदमी के लाइफ में ये कंफ्यूजन है। हर आदमी योग करना चाहता है, लेकिन ना उसके पास ये कोई मार्गदर्शन करने वाला है कि कौन सा योग उसके लिए जरूरी है और कौन सा टीचर उसका जो टीचर है वो कहाँ पे है। ये इतना कॉम्प्लेक्स और इतना, आपको लगता नहीं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है? निश्चित रूप से, और इसके लिए हम लोग अलग अलग शहरों में योग मित्र मंडल का संचालन करते हैं, जहां पर जो उस क्षेत्र के प्रशिक्षित शिक्षक हैं एक मंडली बना करके लोगों को योग सिखाते हैं। और हमारे देश में अभी योग केंद्रों की तो बहुत कमी है और केंद्रों के अतिरिक्त योग शिक्षकों की भी बहुत कमी है। हम लोग कभी भी एक सप्ताह का योग प्रशिक्षण दे करके उनको सर्टिफिकेट किसी को नहीं दिए हैं। हमारा मिनिमम ट्रेनिंग होता है 1 महीना, जिसमें योग के बेसिक्स को आप जान लेते हैं और उसके बाद अपना घर परिवार में, समाज में उसका प्रचार प्रसार करते हैं। और उसके बाद हम लोगों का एक प्रशिक्षण होता है 4 महीने का, जिसको ग्रहण करके फिर आप एक प्रोफेशनली योग शिक्षक बन सकते हैं, एक प्रोफेशनल योग शिक्षक बन सकते हैं। उसके पश्चात हम लोगों का एक सत्र होता है 1 साल का, फिर हम लोगों का सत्र होता है 2 साल का, फिर हम लोगों का सत्र होता है 3 साल का। तो जो मिनिमम योग का क्वालिफिकेशन है वो हम शुरू करते हैं 1 महीना में, फिर 4 महीना में, फिर साल भर में। नहीं सर, लेकिन मेरे लिए, मेरे प्रॉब्लम के अनुसार मेरे लिए बिहार स्कूल ज्यादा एप्लीकेबल है या अयंगार योगा ज्यादा एप्लीकेबल है, ये कौन डिसाइड करेगा? इसको कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति की अपनी रुचि होती है और हर व्यक्ति की अपनी एक आवश्यकता होती है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनका हम उपचार नहीं कर पाते हैं, लेकिन अयंगार साहब कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो आसनों की जो पद्धति प्रक्रिया है वो दूसरे प्रकार की है, भिन्न है। और जो बहुत सारे ऐसे भी रोग हैं जिनका उपचार वो नहीं कर पाते हैं और वहां के विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरे तरीके से उसी क्रिया को समझाया जाता है। तो ये तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी। सर, योग और उपचार, ये मुझे बताइए सर कि ये योग में जो उपचार हैं, ये फर्स्ट स्टेप रेमेडी है या ये अल्टरनेटिव मेडिसिन है या पोस्ट, जो आप कह सकते हैं कि पोस्ट डायग्नोसिस एक तरह का रिकोर्स हो सकता है? ये क्या है योग का? जो ये कहा जाता है कि इस योग में फलाने, कोई भी योग के जो टीचर हैं वो कहते हैं हमारे पास कैंसर का इलाज है, लेकिन आप मुझे बताइए कि योग में जो उपचार हैं या आप जो रिसर्च करते हैं वो क्या है? इट्स ए सप्लीमेंट और इन इटसेल्फ इट्स ए फुल क्योर? ये क्योर तो नहीं है, क्योंकि आपने एक जिक्र किया कैंसर का, उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। 1977-78 में हम लोगों ने कैंसर पर एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग में उनको बहुत ही सरल अभ्यास, आसनों के, प्राणायाम के, शीतलीकरण के और एकाग्रता के सिखलाए थे। आसनों से उनके शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से हुआ, प्राणायाम से उनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, रिलैक्सेशन, शीतलीकरण की क्रिया से उनके मानसिक तनाव दूर होते हैं और ध्यान से उनकी सकारात्मक संकल्प शक्ति की, ऊर्जा की वृद्धि होती है। और इन 4 अभ्यासों से जो कैंसर के मरीज जिनको चिकित्सकों ने 6 महीना, साल भर का समय दिया था, वे आज भी 20 साल हो चुके हैं, 25 साल हो चुके हैं, वे आज भी स्वस्थ हैं और जीवित हैं। लेकिन ये हम दावा नहीं करते हैं कि कैंसर का रोकथाम हो सकता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर आप, और हमारे गुरुजी भी कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति 100% योग के नियमों का पालन करे तो असाध्य से असाध्य रोग भी दूर हो सकते हैं, क्योंकि इसका संबंध है शारीरिक ऊर्जाओं को और अव्यवस्था को संतुलित करना। सर, लेकिन मेरा एक मूल सवाल है कि ये जो योग करते हैं, अगर बीमारी हो गई तो ये अल्टरनेटिव थेरेपी है या ये कॉम्प्लीमेंट्री है या पोस्ट ऑपरेटिव? ये हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है।
हम अपने अनुभव से कहेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंटरी है, क्योंकि योग थेरेपी के साथ एलोपैथिक डायग्नोसिस, योगा प्रैक्टिस एंड आयुर्वेदिक डाइट, ये 3 बहुत ही सशक्त पद्धतियां हो जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार आहार संयम, योग के अनुसार अभ्यास और एलोपैथी के अनुसार उसका डायग्नोसिस। तो ये 3 पद्धतियां एक साथ मिलकर के बहुत ही सक्षम पद्धति होती हैं। नहीं तो ये जो रामदेव जी का आता है कि उनके पास क्यूरेबल मेडिसिन हैं, उनके जो भी उनके रिसर्च होते हैं, जो हर्बल मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करते हैं, वो बीमारियों को ठीक करता है, इसमें आपको लगता है कि थोड़ा सा ये ग्रे जोन है, डेंजर जोन है? जी हाँ, उपचार और दवाइयों के बारे में तो हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। हम केवल इतना ही मानते हैं कि योग को ही आधार बना करके हम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम दूसरे लोगों को तरह तरह की दवाई देते देखते हैं तो मन उसको स्वीकार नहीं करता है। सर, मेरा एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि देश में इस समय जितने टीचर्स, योगा टीचर्स चाहिए, उतने नंबर ऑफ योगा टीचर्स हैं? और अगर नहीं है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? मतलब कौन, हु विल प्रोड्यूस? बिकॉज हम लोग का देश 120 करोड़ लोगों का देश है। 120 करोड़ लोगों के देश में जितने टीचर्स होंगे वो ऑब्वियसली एक जगह से तो आ नहीं सकते हैं। क्या होना चाहिए? क्या रोड मैप क्या होना चाहिए? भारत सरकार ने 4 संस्थानों का चयन किया है भारत में, और ऑफिशियली इसका गैजेट में भी नोटिफिकेशन आया है। एक है शिवानंद आश्रम जो नॉर्थ में है, एक बिहार योग विद्यालय जो ईस्ट में है, एक विवेकानंद केंद्र जो साउथ में है, और एक कैवल्य धाम लोनावला जो वेस्ट में है। भारत सरकार ने इन 4 संस्थानों को रिकॉग्नाइज किया है रिसोर्स सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर के रूप में। लेकिन हमारे देश में इन 4 के अतिरिक्त और भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे केंद्र हैं, आश्रम हैं, जहां पर लोग योग सिखाते हैं। और आजकल सभी को योग को आकर्षक बनाने के प्रयास में हैं, और योग को आकर्षक बनाने के प्रयास में नए नए वस्त्रों को पहना करके चकाचौंध योग को प्रदर्शित करते हैं, जबकि योग एक सहज जीवन जीने की कला है। और इसके लिए भारत सरकार ने केवल 4 संस्थानों को ही मान्यता प्रदान की है जहां पर योग प्रशिक्षण का कार्य हो सकता है। और जहां जहां पर भी हम लोगों को अवसर मिलता है, हम लोग इस बात को कहते भी हैं। नहीं, लेकिन सर बिहार स्कूल ऑफ योगा ये इतना क्लोज क्यों है? मतलब एक तरह से कहते हैं कि काफी ज्यादा स्टीफनेस और काफी, मतलब ये क्लोज ग्रुप है। जितना और सब जगह आप जाइए, कहीं भी आपकी एंट्री या वहां पे ट्रेनिंग वो काफी आसान होता है बनस्पत की यहाँ आप, जबकि आप सबसे पुराने हैं। देखिए, बिहार योग विद्यालय शुरू से ही सन्यासियों द्वारा संचालित एक संस्था रही है। यहाँ पर कोई ग्रेड 4, ग्रेड 3, ग्रेड 2 के कोई वर्कर अधिकारी नहीं है। तो झाड़ू लगाने से क्लास देने तक, रसोई से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन तक का काम हम सन्यासियों को ही करना पड़ता है। और ये परंपरा हमारे गुरुजी ने पहले से ही बनाई है कि कोई भी एम्प्लॉई आश्रम में नहीं, केवल निष्काम भाव से, निष्काम सेवा के रूप में यहाँ पर सन्यासियों द्वारा सेवा की जाएगी। तो अब चूंकि 15-20 सन्यासी ही रहते हैं और उनको सब काम करना होता है, इसलिए हम लोग अपने रूटीन के अनुसार लोगों से मिलना जुलना या प्रशिक्षण को लिमिट किए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों की क्षमता भी बढ़ती है, हम लोग पुनः द्वार खोलते हैं। अब जैसे एक उदाहरण देता हूं, पिछले वर्ष हम लोगों के यहाँ विश्व योग सम्मेलन हुआ था। उसके पश्चात मार्च तक लोगों की जो भीड़ यहाँ आती थी, जिसके चलते हम लोग आश्रम के अन्य कार्यों को कर भी नहीं पाए। तो अप्रैल से हमने 1 साल आश्रम बंद करने का निर्णय लिया, और इस साल आश्रम को बंद करके अगले 50 वर्षों तक योग की क्या शिक्षा और भूमिका रहेगी वो निश्चित कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ प्रशिक्षण भी चल रहा है लोगों का, जो अगले वर्ष बाहर में जा करके सुचारू रूप से
योग प्रशिक्षण का कार्य कर सकें। सर, यहाँ पे काफी मेडिकल रिसर्च होते हैं, ये क्या है? ये मेडिकल रिसर्च और इसकी फाइंडिंग्स क्या है और ये कितना, मतलब इसको वैलिडिटी कौन देता है? आश्रम में हम लोग मेडिकल रिसर्च नहीं करते हैं। मेडिकल रिसर्च होता है, हम लोग कोऑपरेट करते हैं विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस के साथ, चिकित्सकों के साथ, अस्पतालों के साथ, और उनके साथ एक प्रोजेक्ट लिया जाता है। जैसे भोपाल के BHEL हॉस्पिटल से हम लोग अभी एक शोध कर रहे हैं उच्च रक्तचाप और डायबिटीज पर, और बुर्ला मेडिकल कॉलेज संबलपुर, वहां पर हम लोगों ने शोध किया है डायबिटीज पर। रायपुर मेडिकल कॉलेज में शोध किए हैं दमा पर। बॉम्बे KM अस्पताल में शोध किए हैं हाइपरटेंशन पर। तो चिकित्सकों के सहयोग से और अस्पतालों के व्यवस्था में हम लोग इस प्रकार का अनुसंधान कार्य करते हैं, और वो एक प्रकार से क्लिनिकल कार्य ही है। और अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि अपोलो हैदराबाद में, जो कैंसर के लिए एक प्रतिष्ठित अस्पताल है, वहां पर हम एक क्लिनिकल स्टडी करें कैंसर के ऊपर। तो इस प्रकार अलग अलग चिकित्सकों से और अस्पतालों से सहयोग लेकर के हम लोग अनुसंधान। इसकी फाइंडिंग्स क्या आ रही है? इसमें योगा का क्या कंट्रीब्यूशन क्या है? क्या फाइंडिंग्स क्या है? इसके फाइंडिंग्स बहुत ही अच्छे आए हैं, क्योंकि बहुत से जो नॉर्मल मेडिकल इनटेक होता था, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। बॉडी में अपना रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, मेडिसिन को लीव कर सकते हैं, अपने हीलिंग में अब शरीर ध्यान दे सकता है। फाइंडिंग तो बहुत इनकरेजिंग है, और उसके जो रिसर्च के फाइंडिंग्स हैं वो हम लोग अपनी पत्रिकाओं में छापते भी हैं। सर, मेरा एक सवाल है, अब मतलब थोड़ी मूल सवाल ये आ रहे हैं। प्रधानमंत्री इतना योग के ऊपर इन्फेसिस कर रहे हैं, आपके हिसाब से, क्योंकि आप हैं जो पूरी 24 घंटे 365 दिन पूरे अपना जीवन आपने समर्पित किया हुआ है, तो आपके हिसाब से रोड मैप क्या होना चाहिए? उनको कैसे इस पूरे चीज को डेवलप करना चाहिए? आपके हिसाब से क्या, आपके क्या व्यूज हैं? हमारे विचार से भारत में एक योग को लेकर के एक नेशनल रिसोर्स सेंटर होना चाहिए। ये सुझाव हमने दिया था पूर्व काल में भी, जो आज मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा बना है दिल्ली में। वहां पर हम चाहते थे कि एक नेशनल रिसोर्स सेंटर बने, जिसमें अपने देश में योग पर जितने भी कार्य हुए हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं, सबका वहां पर पब्लिकेशन हो, रिसर्च हो, और जिस पद्धति से वो योग सिखाते हैं उसका प्रशिक्षण भी हो। तो एक जगह हमारे पास है देश में, जहां पर हम योग के सभी साहित्यों का, शिक्षकों का, विधियों का एक साथ प्रशिक्षण दे सकते हैं, योग विद्या को समझ सकते हैं कि इनका क्या विचार है, इनका क्या विचार है, इनका क्या विचार है। तो एक नेशनल रिसोर्स सेंटर ऑफ योगा आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ये निश्चित करना है कि योग में मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जैसे आज मेडिसिन में मिनिमम क्वालिफिकेशन है, योग के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। और योग को दो भागों में बांटना है। एक जो समाज के लिए उपयोगी हो, जो उनके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो, जो उनके मानसिक चंचलता को, तनाव को कम करने के लिए उपयोगी हो। तो ये एक विधि होनी चाहिए जो समाज में जिसका प्रचार होना है, मनुष्य को अपने जीवन को संतुलित और व्यवस्थित करने के लिए। और दूसरा इसका उद्देश्य होना चाहिए अपने जीवन की प्रतिभाओं को विकसित करना। तो ये दो पार्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति सामाजिक दृष्टिकोण से समाज के हित में योग को लागू करना चाहता है, उसको प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था और सुविधा इन 4 केंद्रों में, जहां पर भारत सरकार ने निश्चित किया है। और इसके साथ ही साथ उच्च योग, जैसे क्रिया योग है, कुंडलिनी योग है, नाद योग है, मंत्र योग है, उनकी शिक्षा, उनका प्रशिक्षण के लिए भी समाज में जागृति, जागरूकता होनी चाहिए कि योग केवल आसन प्राणायाम नहीं है, केवल शरीर से संबंधित नहीं है, बल्कि एक बहुआयामी विद्या है, विज्ञान है।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी निरंजनानंद जी थे, जो कि कह रहे हैं कि विश्व में और योग के इतिहास में एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर पूरी एक तरह का जो आंदोलन है या एक तरह की साधना है वो पहुंच गई है और आने वाला दिन योग के लिए कम से कम उज्जवल है।